शुरुआत में हम जेम्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। उसे पूरा विश्वास है कि वह एक साइकोपैथ है। उसका पिता उसे हंसाने की जितनी भी कोशिश करता है, लेकिन बचपन से ही जेम्स कुछ भी महसूस नहीं कर पाता। वह यहाँ तक कि तालियां भी बजाता है ताकि कुछ महसूस कर सके। वह हमेशा अपने पिता के चेहरे पर मारना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। जेम्स बहुत ही अजीब किस्म का लड़का था। जब जेम्स 17 साल का होता है तो वह अपने पड़ोसी की बिल्ली को किडनैप करके जंगल में ले जाकर मार देता है। धीरे धीरे उसकी पागलपन बढ़ता ही जाता है। जो जेम्स पहले जानवरों को मारता था, अब वह उससे भी बड़ा कुछ करने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसकी जिंदगी में एलिसा आती है। वह जेम्स से प्यार करती है और दूर बैठकर उसे देखा करती है। एलिसा भी एक अजीब तरह की लड़की थी। जब भी वह तनाव महसूस करती तो खुले आसमान के नीचे लेट जाती। आसमान की ओर देखकर उसका तनाव कम हो जाता। एलिसा की मां का नाम ग्वेन है। तलाक से पहले उसके पिता के साथ उनका व्यवहार ठीक था, लेकिन जब से उसने टोनी से शादी की, सब कुछ बदल गया। टोनी एलिसा के सामने उसकी मां के सामने ही उसे तरह तरह की बातें कहता, जैसे वह बड़ी हो गई है, उसे बड़े साइज के कपड़े पहनने चाहिए वगैरह। हैरानी की बात यह थी कि उसकी मां सब कुछ अनसुना कर देती। असल में यह सब पैसों का खेल था। एक अच्छे इलाके में सुंदर बगीचे वाले घर में वह अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ खुश थी। लेकिन एलिसा को वहां कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह एक पल भी वहां रहना नहीं चाहती थी, लेकिन जाए तो जाए कहां। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। ये सारी बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। तभी उसकी एक सहेली उसे मैसेज करती है, जबकि वह सामने ही बैठी होती है। एलिसा गुस्से में फोन फेंक देती है और कहती है कि ऐसे मोबाइल का क्या फायदा जो पास बैठकर भी लोगों को बात नहीं करने देता। तभी उसकी नजर जेम्स पर पड़ती है, जो अकेले बैठकर लंच कर रहा होता है। एलिसा जब उसे डेट के लिए पूछती है तो जेम्स मना नहीं कर पाता, क्योंकि वह पहले से ही किसी इंसान को मारने की योजना बना चुका था। एलिसा स्कूल में नई थी, इसलिए उसे मारने पर किसी को शक नहीं होगा, यही सोचकर वह उसके साथ प्यार का नाटक करने लगता है। दोनों जेम्स के घर पहुंचते हैं। जेम्स के पिता काम पर गए होते हैं और उसकी मां जापान में रहती है। लेकिन जेम्स के अंदर कोई भी भावना नहीं थी। तभी अचानक उसके पिता आ जाते हैं और दोनों की योजना अधूरी रह जाती है। जेम्स के पिता उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि जेम्स में कोई समस्या है। उस दिन कुछ नहीं हो पाता, इसलिए एलिसा उसे अगले दिन सुबह 11 बजे का समय देती है। अगले दिन जेम्स सुबह 10 बजे से ही एलिसा को मारने की तैयारी में बैठ जाता है। दूसरी ओर एलिसा जेम्स के बारे में सोच रही होती है कि वह कितना अच्छा है और उसके साथ उसे कितना सुरक्षित महसूस होता है। इसी बीच उसके घर मेहमान आ जाते हैं, क्योंकि टोनी ने पार्टी रखी होती है। एलिसा फंस जाती है। उधर जेम्स इंतजार करता रहता है। 12 बज जाते हैं, लेकिन एलिसा नहीं आती। एलिसा के सौतेले पिता का बुरा व्यवहार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और उसकी मां कुछ नहीं करती। वह सिर्फ अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी के बारे में सोचती है। एलिसा को महसूस होने लगता है कि इस घर में उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। करीब 2 बजे वह किसी तरह जेम्स के घर पहुंचती है। वह बहुत उदास होती है। जेम्स हाथ में चाकू लेकर उसे मारने के मूड में होता है। तभी एलिसा कहती है, चलो यहाँ से कहीं और भाग चलते हैं। जेम्स भी अपने घर और पिता से खुश नहीं था। अचानक वह अपने पिता को एक घूंसा मारता है, वही जो वह बचपन से करना चाहता था, और दोनों उसके पिता की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। रास्ते में जेम्स एलिसा को मारने के अलग अलग तरीके सोचता रहता है। उधर एलिसा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। इसी चक्कर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अब वे कहाँ जाए? जेम्स घर लौटने की बात करता है, लेकिन एलिसा किसी भी हाल में वापस नहीं जाना चाहती। वे जंगल पार करके हाईवे पर पहुंचते हैं। काफी कोशिश के बाद एक करीब 50 साल का बुजुर्ग उन्हें लिफ्ट देता है। वह एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है। बातों बातों में अच्छा बॉन्ड बन जाता है। वह उनकी हालत देखकर जेम्स की मां का नंबर मांगता है, लेकिन जेम्स कह देता है कि उसकी मां मर चुकी है। यह सुनकर एलिसा चौंक जाती है, क्योंकि उसकी मां तो जापान में थी। कैफे में रुकने पर आर्मी ऑफिसर उन्हें अपने पैसे से खाना खिलाता है। लेकिन वहां कुछ ऐसा होता है जिससे एलिसा उसे ब्लैकमेल कर लेती है और उसके सारे पैसे ले लेती है। इसके बाद वे होटल पहुंचते हैं। रात में जेम्स एलिसा को मारने का मौका ढूंढता है, लेकिन एलिसा के रोने की आवाज सुनकर रुक जाता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि वह बदल रहा है। आगे की कहानी में वे एक प्रोफेसर के खाली घर में रुकते हैं, जहां पता चलता है कि वह प्रोफेसर एक सीरियल किलर था। जब प्रोफेसर वापस आता है और एलिसा पर हमला करता है, तब जेम्स उसे चाकू से मार देता है। इसके बाद पुलिस जांच शुरू होती है। सबूतों के आधार पर जेम्स और एलिसा दोनों संदिग्ध बन जाते हैं। एलिसा डरकर जेम्स से भाग जाती है। आखिर में जेम्स खुद पुलिस को फोन करके आत्मसमर्पण कर देता है। उसे एहसास होता है कि एलिसा के प्यार ने उसे बदल दिया है। फ्लैशबैक में उसकी मां की मौत का राज सामने आता है। अंत में पुलिस तय करती है कि जेम्स को सोशल सर्विस ग्रुप के हवाले किया जाए, ताकि भविष्य में उसकी देखभाल की जा सके। इसलिए वह मौका देखकर भाग जाती है। दूसरी ओर एलिसा नींद से उठकर सोचते सोचते आगे बढ़ती जाती है। उसे लगता है कि जेम्स को पीछे छोड़ना उसने ठीक ही किया, बस एक गलती हो गई। जो पैसे उसने लूटे थे वे जेम्स के पास नहीं छोड़ने चाहिए थे। तभी उसका पेट काटने लगता है। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह एक शॉपिंग मॉल से चोरी करने जाती है। वह कुछ कपड़े चुराकर भागने ही वाली होती है कि गार्ड उसे पकड़ लेता है। गाड़ी चेक करने के बाद वह पैसे के मामले में पुलिस को रिपोर्ट लिखने ही वाला होता है कि तभी खबर आती है, एक कस्टमर की 5 साल की बेटी गायब हो गई है।
उसके बाल भूरे थे और उसने ग्रे रंग की जीन्स पहनी हुई थी। गार्ड एलिसा से वहीं रुकने को कहता है और बच्चे की तलाश में बाहर चला जाता है। पीछे से एलिसा भी भाग निकलती है। आगे की गली में उसे एक बच्ची खेलती दिखती है जिसके बाल भूरे थे और उसने ग्रे रंग की जीन्स पहनी थी। एलिसा एक पल भी नहीं सोचती। अगर वह वापस जाती तो गार्ड फिर पकड़ लेता। वह उस बच्ची को उसके पिता तक पहुंचा देती है। गार्ड उसे चेतावनी देकर छोड़ देता है, लेकिन क्या वह सच में सुधरने वाली थी? दूसरी ओर जेम्स उसी कैफे की ओर लौट रहा था जहां से एलिसा उसे छोड़कर गई थी। उसे अच्छी तरह पता था कि वह वहां नहीं मिलेगी, फिर भी वह पागलों की तरह उसी रास्ते पर चलता रहता है। आगे की गली में उसे एलिसा जैसी एक लड़की दिखती है, लेकिन वह कोई और होती है। दिन बीतने के साथ साथ एलिसा को लगने लगता है कि जेम्स को अकेला छोड़ना गलत था। कौन जाने वह जिंदा है या मर चुका। हालांकि उसने प्रोफेसर को अपनी जान बचाने के लिए मारा था, लेकिन अफसोस अब वह उससे कभी नहीं मिल पाएगी। यही सोचते सोचते वह कैफे पहुंचती है। हैरानी की बात यह होती है कि जेम्स वहीं उसका इंतजार कर रहा था। दोनों को जरा सा भी भरोसा नहीं था कि वे फिर कभी मिलेंगे। वे एक दूसरे से माफी मांगते हैं। फिर वे एक गाड़ी चुराते हैं और एलिसा के पिता के घर की ओर निकल पड़ते हैं। पूरी रात गाने बजाते नाचते गाते खुशियां मनाते हैं। अगले दिन एलिसा को लगने लगता है कि उन्होंने उस भयानक प्रोफेसर को मारकर पुलिस की मदद ही की है, शायद कभी मिलेंगे तो इसके लिए मेडल भी मिलेगा। खैर, मेडल मिलेगा या जेल यह तो समय ही बताएगा। इसी बीच गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने लगता है। वे योजना बनाते हैं कि इंजन चालू रखकर पेट्रोल भरेंगे और फिर भाग जाएंगे। उन्हें देखकर पेट्रोल पंप का मालिक शक करता है और बाहर आ जाता है। इंजन चालू रखकर पेट्रोल भरना मना है, इसलिए वह ड्राइवर से इंजन बंद करने को कहता है। पता चलता है कि उन्होंने चालाकी से गाड़ी चालू रखी थी। अगले ही पल वह अपने कर्मचारी लॉन को इशारा करता है कि पुलिस को फोन करे, लेकिन लॉन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। मालिक एलिसा को घेर लेता है ताकि वह भाग न सके और पेमेंट लेने के लिए उसके पीछे पीछे चलता है। आखिरकार जेम्स का दिमाग गर्म हो जाता है और वह नकली बंदूक निकालकर उसे डराने लगता है। मालिक समझ जाता है कि बंदूक नकली है। फिर दोनों मिलकर मालिक को अंदर पकड़कर लॉक कर देते हैं। लॉन कुछ नहीं करता। इसके बाद वे सीधे एलिसा के पिता के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाने पर अंदर एक महिला मिलती है। वह बताती है कि लेस्ली अब यहां नहीं रहता। वे उसका नया पता लेकर आगे बढ़ते हैं। उधर प्रोफेसर की मां को अपराध बोध होता है और वह प्रोफेसर का कैमरा लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इससे साफ हो जाता है कि प्रोफेसर लड़कियों की हत्या करने वाला एक दरिंदा था। फिर भी पुलिस एलिसा और जेम्स को छोड़ नहीं सकती। उन्होंने शायद अपनी जान बचाने के लिए प्रोफेसर को मारा हो, लेकिन इसका फैसला अदालत करेगी। पुलिस का काम उन्हें पकड़ना है। काफी कोशिशों के बाद वे एलिसा के पिता को ढूंढ लेते हैं। पहले तो वह उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन पहचानते ही खुशी से गले लगा लेता है। एलिसा उसे वे कार्ड दिखाती है जो वह हर साल उसके जन्मदिन पर भेजता था। फिर असली बात बताती है कि उसे और उसके बॉयफ्रेंड जेम्स को कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने की जगह चाहिए। लेस्ली पूछता है, क्या तुम अपनी माँ के घर से भागकर आई हो या कोई और बात है? जो भी वजह हो वह किसी और दिन बात करेंगे। लेस्ली समुद्र के किनारे अकेला रहता था। वह बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका स्वभाव बच्चों जैसा था। कुछ देर उसके साथ खेलने के बाद जेम्स को लगने लगता है कि लेस्ली तो बिल्कुल बेवकूफ है। उसके पास एक नाव भी थी जिस पर घूमने की योजना बनती है। तभी लेस्ली का एक दोस्त काम लेकर आ जाता है, जिससे बोट राइड कैंसिल हो जाती है। पता चलता है कि एलिसा के पिता ड्रग डीलर थे, लेकिन एलिसा को इससे कोई आपत्ति नहीं होती। काम निपटाकर वे रात का खाना खाने जाते हैं। लेस्ली एलिसा के आने से इतना खुश था जैसे उसने करोड़ों की लॉटरी जीत ली हो। तभी एक औरत आती है जो लेस्ली के पुराने घर में रहती थी। पता चलता है कि वह उसकी पत्नी है और उनका एक बेटा भी है। एलिसा का सिर चकरा जाता है क्योंकि लेस्ली ने कभी इनके बारे में नहीं बताया था। ऊपर से उसकी पत्नी पैसे मांगने लगती है, बच्चे की यूनिफॉर्म, फीस और घर के खर्च के लिए। इतने सवालों से घबराकर लेस्ली गाड़ी लेकर भाग जाता है। इसी दौरान एक कुत्ता उसकी गाड़ी के नीचे आ जाता है और उसकी गर्दन टूट जाती है। उसे मारने का कोई तरीका नहीं बचता। जेम्स पत्थर उठाकर उसे मारना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। वह इतना खुश होता है कि रोने लगता है। एलिसा समझ नहीं पाती कि वह क्यों रो रहा है। आखिरकार कुत्ते को एलिसा को ही मारना पड़ता है। उधर पुलिस को पेट्रोल पंप से दोनों की गतिविधियां और लोकेशन मिल जाती है। पेट्रोल पंप से कुछ किलोमीटर दूर ही एलिसा के पिता यानी लेस्ली का घर था। डिटेक्टिव टेरी और मैरी तुरंत निकल पड़ते हैं। दिन भर की यात्रा के बाद शाम हो जाती है, इसलिए उन्हें रुकना पड़ता है। तब तक खबर फैल चुकी होती है कि दो बच्चे एक प्रोफेसर की हत्या करके फरार हैं और जो उनकी लोकेशन बताएगा उसे इनाम मिलेगा। यह खबर लेस्ली भी देखता है। इधर एलिसा और जेम्स समुद्र किनारे खुशियां मना रहे होते हैं। तभी मैरी को गुप्त सूत्र से उनकी लोकेशन मिलती है। वह टेरी को बताकर उन्हें पकड़ने निकल पड़ती है। करीब 1 घंटे बाद वह वहां पहुंचती है और चुपचाप झांकने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर से कुछ दिखता नहीं। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। वहां लेस्ली के अलावा कोई नहीं होता। एलिसा और जेम्स समुद्र किनारे चैन से सो रहे होते हैं। जागने के बाद वे घंटों अपने माता पिता के बारे में बात करते हैं। जेम्स को लगता है कि उसकी माँ पिता की वजह से तनाव में मर गई, इसलिए वह अपने पिता से नफरत करता है। दूसरी ओर एलिसा को अपनी माँ और पिता दोनों से नफरत होने लगती है। उसे लगता है कि उसके पिता हर शहर में 1-2 और बच्चे छोड़ते फिरते हैं। तुलना में उसकी माँ बेहतर लगने लगती है।
दोनों अब 17 साल के थे और जितना सोच सकते थे एक दूसरे से सब कुछ कह रहे थे। तभी उन्हें लगता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। उन्हें देश छोड़कर भाग जाना चाहिए, नाम बदलकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। भागने के लिए नाव सबसे सही होगी। उधर डिटेक्टिव मैरी घात लगाए बैठी होती है और टेरी स्थानीय पुलिस को फोन कर चुका होता है। इसी बीच दोनों सामने से आते दिखते हैं। घर के अंदर लेस्ली चैन से सो रहा होता है। एलिसा उसे जगाकर डांटती है, तुम कैसे पिता हो? मैं सारी रात बाहर थी और तुम मुझे ढूंढने भी नहीं आए। लेस्ली बताता है कि टीवी पर उनकी खबर चल रही है और पुलिस ने इनाम रखा है। एलिसा हिलती डुलती है, लेकिन उसका पिता चाबी नहीं देता और भरोसा दिलाता है कि वह सब ठीक कर देगा। चाय बनाने के बहाने वह पुलिस को फोन कर देता है। फिर वह एलिसा के साथ हुई सारी बातें, प्रोफेसर ने कैसे जबरदस्ती की और उन्होंने उसे कैसे मारा, सब पुलिस को बता देता है। जेम्स को लेस्ली पर शक होने लगता है। पता चलता है कि उसने इनाम के लालच में फोन किया है और पुलिस लाइन पर है। जेम्स फोन पर स्वीकार कर लेता है कि उसी ने प्रोफेसर को मारा। अगले ही पल एलिसा गालियां देते हुए अपने पिता की जांघ में चाकू घोंप देती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसका पिता पूरी तरह स्वार्थी है। तब उसे पता चलता है कि जन्मदिन पर कार्ड भेजने वाला भी पिता नहीं, माँ थी। तभी मैरी भी पहुंच जाती है और बताती है कि वह उन्हें गिरफ्तार करने आई है। एलिसा जेम्स के साथ जेल जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि आज जेम्स का 18वां जन्मदिन है और वे दोनों अलग अलग जेल में रखे जाएंगे, तो वह बंदूक उठाकर मैरी के चेहरे पर मारती है। फिर वे नाव की चाबी लेकर नाव की ओर भागते हैं। पता चलता है कि समुद्र का पानी बढ़ चुका है। इसी बीच टेरी पुलिस के साथ पहुंच जाता है। घर के अंदर जांच होती है। मैरी और लेस्ली दोनों बेहोश पड़े होते हैं। जब यह तय हो जाता है कि वे पकड़े जाएंगे, तो जेम्स एक कहानी बनाता है कि उसने एलिसा का अपहरण किया और प्रोफेसर को उसी ने मारा ताकि पुलिस एलिसा को कुछ न करे। लेकिन इससे जेम्स फंस जाएगा, जो एलिसा नहीं चाहती। तभी जेम्स पुलिस के सामने एलिसा पर हमला कर देता है और भागने लगता है। एलिसा चीखती चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन पुलिस गोली चलाना बंद नहीं करती। अचानक एक स्नाइपर की गोली की आवाज आती है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। और इसी तरह इस सीरीज का पहला सीजन खत्म होता है। दूसरे सीजन के लिए पार्ट 2 वीडियो में मिलते हैं।